Hello everyone, welcome to my channel Investments with Pankil. I am certified financial planner from FPSB India, MFI registered mutual fund distributor and APME registered PMS distributor. I have close to 2 decades of experience in the capital market. So today's topic of the discussion is very interesting because everyone wants to know where the market is headed. And to address that, we have a special guest, Mr. Harshad Patwardhan, who has close to 2 decades of experience in the capital market, and he is working with Union Mutual Fund as a CIO, Chief Investment Officer. He has also worked with Edelweiss Mutual Fund as Chief Investment Officer for more than 5 years, and he has also worked with JP Morgan as Head of Equity. So thank you very much, and let's welcome Mr. Harshad Patwardhan. So Harshad, first of all, thank you very much for accepting my invitation. So we have first question. पिछले 2 महीने 2.5 महीने में हमने इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेजर रीजंस कि हम करेक्शन देख रहे हैं अभी इक्विटी मार्केट में? श्योर. फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी. लास्ट 2 महीने पर्टिकुलरली अक्टूबर बहुत ख़राब मंथ था. 6% निफ्टी में गिरावट आई थी. बहुत टाइम के बाद इतना करेक्शन हमने देखा है मार्केट में. उसमें 2-3 वजह है. एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है. 24 सितंबर को चाइना में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया था. चाइना में बहुत प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रहा है. प्रॉपर्टी सेक्टर का बहुत बुरा हाल है. कंजम्पशन ग्रोथ नहीं हो रहा है. सेंटीमेंट बहुत वीक है. तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 24 सितंबर को फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था कि दे विल टेक मेनी एक्शंस टू इम्प्रूव थिंग्स इन द प्रॉपर्टी सेक्टर ऑन द कंजम्पशन साइड. लास्ट आपको मालूम होगा कि लास्ट 2-3 साल में चाइना में मार्केट बहुत ख़राब किया है. करेक्ट. तो इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से भाग गए थे पहले. तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ तभी चाइना में इन्वेस्टर्स जनरली अंडरवेट थे, इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स. और ये अनाउंसमेंट्स सुन के उनको लगा, और उसके पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदारी चालू की थी. मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप. सो institutional investors, particularly emerging market investors who were underweight on China, started going into China because they were underweight and they were fearful कि हम अंडर परफॉर्म कर जाएंगे. तो इसके लिए आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स, $16 बिलियन का बाइंग चाइनीज स्टॉक्स में हुआ था अक्टूबर में. ओके. और उतने जल्दी तो नए फ्लोस तो आएंगे नहीं. तो उनको वो खरीदने के लिए उनको कहीं ना कहीं बेचना पड़ा. ओके. तो इसमें सबसे बड़ा सेलिंग इंडिया में हुआ था. तो नंबर्स तो आपने देखे होंगे. $11 बिलियन का सेलिंग इंडिया में हुआ. सिर्फ इंडिया में नहीं, $3 बिलियन का कोरिया में हुआ और $800 बिलियन का बाकी 2-3 कंट्रीज में हुआ. ओके. तो अक्टूबर में जो मार्केट गिरा था उसका मेजर रीजन ये है कि पीपल सोल्ड इन इंडिया टू बाय चाइना. ओके. उसके साथ में और भी प्रॉब्लम था इंडिया में कि जो रिजल्ट सीजन चालू हुआ था वो वीक था. रिजल्ट सीजन इतना अच्छा नहीं था. बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स था, मोर और लेस. राइट. तो ये 2 चीज़ साथ में आ गई और इसकी वजह से ये मार्केट करेक्शन हमने देखा है. इन एडिशन टू दैट अभी नवंबर के शुरू में इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए यूनाइटेड स्टेट्स के. करेक्ट. और वो भी एक बड़ा सरप्राइज था, द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्री. और ट्रम्प के जो पॉलिसीज़ है, 2-3 की पॉलिसीज़, एक तो उन्होंने कहा है कि टैरिफ लगा देंगे. करेक्ट. चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे और सब जगह पे. दूसरा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भगा देंगे. तो ये 2 चीज़ बहुत इन्फ्लेशनरी है. ओके. क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो पहले जो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस फेड रेट्स कम करेंगे, पॉलिसी रेट्स, और दुनिया भर में रेट्स कम हो जाएंगे और उसके वजह से इमर्जिंग मार्केट में फ्लो चालू हो जाएगा दोबारा, वो अभी डाउट में आ गए. ओके. तो ये 3 वजह है कि जिससे मार्केट में करेक्शन देखा है. ओके. 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 सो अभी FII आपको लग रहा है कि इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा इन अ शॉर्ट टाइम और मे बी इन द मीडियम टर्म? शॉर्ट टाइम में मुश्किल है. ओके. क्योंकि यूएस में ऐसा प्रोसेस है कि इलेक्शन हो गया, नवंबर के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ गया, लेकिन ट्रम्प साहब वाइट हाउस में 28 जनवरी से उनका चालू होता है. करेक्ट. 2 महीने में नहीं होगा. तो उन्होंने कहा तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सही में वो क्या करेंगे वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. कि ट्रम्प लाइक्स टू से दैट आई एम वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट इज इज स्ट्रेंथ. तो अपने को जैन एंड या फरवरी में धीरे धीरे पता चलेगा कि जो उन्होंने इलेक्शनरिंग में जो कहा है उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे.
शायद ऐसा हो कि पहले चढ़ा बढ़ा के जैसे सब पॉलिटिशियंस करते हैं, कैंपेनिंग के टाइम में बहुत सारी चीज बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन सबका होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। तो आई वुड से कि 2-3 महीने पीरियड ऑफ अनसर्टनिटी है कि जिसमें शायद एफआई इन्वेस्टमेंट बहुत जोर से न आए इमर्जिंग, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इमर्जिंग मार्केट्स एज अ होल। ओके। लेकिन क्या होगा कि जो भी उनके पॉलिसीज है, मार्केट्स एडजस्ट टू न्यू रियलिटीज। ओके। सो आई वुड से दैट मीडियम टर्म आई डेफिनेटली बिलीव दैट फॉरेन मनी विल स्टार्ट कमिंग इनटू इंडिया। ओके। लेकिन 2-3 महीने का अनसर्टनिटी है। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सो हर्षद, हम काफ़ी टाइम से इंडिया में रेट कट की बात सुन रहे हैं, तो लग रहा है आपको इन नेक्स्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स इंडिया में रेट कट एक्सपेक्टेड है? और अगर एक्सपेक्टेड है तो कितना रेट कट एक्सपेक्टेड है प्रोबेबली नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स एंड देन प्रोबेबली ऑनवर्ड्स? प्लस जो ट्रम्प अभी इलेक्शन जीते हैं तो उसका इंडिया के मार्केट के ऊपर एंड ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तो एक तो इंटरेस्ट रेट्स की आपने बात कही, तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले ऐसा था कि फेड रेट कट बहुत एग्रेसिवली होंगे ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, क्योंकि आपको याद होगा इन्फ्लेशन के वजह से जो रेट इंक्रीज हुई थी पॉलिसी, वो भी बहुत एग्रेसिव हुई थी। करेक्ट। काफी शॉर्ट पीरियड में ऑलमोस्ट 0 से लेके रेट 5-5.25 तक चले गए थे। करेक्ट। तो एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट हाफ वे और मोर रेट घटेंगे 12 to 18 मंथ्स। ओके। अभी मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में का आंसर देते वक्त कहा था कि अभी इन्फ्लेशन का प्रोस्पेक्ट बढ़ गया है यूएस में। ओके। क्योंकि टैरिफ इंक्रीज और इलीगल इमिग्रेंट्स को आप भगा दोगे तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, वेज इंक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन, तो इसके लिए अभी पॉसिबल ऐसा है कि फेड रेट कट्स जितने एक्सपेक्टेड थे उतने होंगे नहीं। ओके। और इंडिया में भी वी आर ऑल्सो लिंक टू व्हाट हैपेंस इन यूएस। ट्रू। तो इसीलिए आरबीआई ने अभी तक रेट कट नहीं किया है। इसकी वजह ऐसी है कि वो पहले देखना चाहते थे कि यूएस में किस रेट से रेट कट हो। ओके। तो इसीलिए वहां पे रेट कट का प्रोस्पेक्ट्स अभी कम हो गया है, मतलब होंगे तो सही लेकिन इतने डीप नहीं होंगे, शैलो रेट कट होंगे। ओके। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इंडिया में भी रेट कट होंगे शायद, लेकिन इमीडिएटली नहीं होंगे, शायद दिसंबर में ना हो, शायद फरवरी में भी ना हो, तो होंगे लेकिन शैलो रेट कट हो। शैलो रेट कट। तो मे बी बेस्ट केस मुझे लगता है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके। ओके। तो जो अग्रेसिव रेट कट की हम जो पहले बात करते हैं शायद उतना ना हो आपके हिसाब से। ओके। सो अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आया हुआ है एंड कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको रिएक्ट भी किया हुआ है। तो अभी आपको आने वाले लेट्स से के 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का रिजल्ट कैसा लग रहा है? बिकॉज एक तो है बेस इफेक्ट हमारा पोस्ट कोविड, आई थिंक मार्केट ने अर्निंग्स भी अच्छा है, मार्केट ने भी उसको सपोर्ट किया है एंड प्रोबेबली अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एज कम्पेयर टू लेट्स से प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के साथ हम जनरली मार्केट कंपेयर करता है तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नीचे आया हुआ है। तो अभी व्हाट आर यू सीइंग इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स एज फार एज दी अर्निंग्स आर कंसर्न? तो क्लियरली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। तो आप 20 to 24 का अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं निफ्टी का पोस्ट पैंडेमिक। निफ्टी के अर्निंग्स डबल हुए उसमें, मतलब CAGR ऑफ 20%। तो ये बेस बहुत अच्छा है, वो अपने को ध्यान में रखना है। यू आर राइट कि सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स ओवरऑल वीक है, उसके 2-3 रीजन है। एक रीज़न तो डेफिनेटली इलेक्शन अपने यहाँ हुए थे अभी लोकसभा के, तो उसके वजह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और आप एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट 4 साल का देखेंगे उसमें सबसे बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ हैज़ बिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ट्रू। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इलेक्शन के वजह से वो थोड़ा इंजन ठीक से चल नहीं रहा था, हमेशा होता है। अदर थिंग इज कि ये बार मॉनसून भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या रियल इस्टेट रिलेटेड, वो भी थोड़ा ठंडा था। तो उसके वजह से ओवरऑल लेवल ऑफ वीक एक्टिविटी थोड़ा वीक ही था। दूसरी चीज़ ऐसी है कि, और वो सरप्राइजिंग पार्ट है कि बहुत सारे कंपनीज ने ऐसा कहा है कि अर्बन डिमांड में वीकनेस है। रूरल डिमांड जो लास्ट 2-3 साल से वीक था उसमें थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिख रहा है, लेकिन अर्बन डिमांड पर्टिकुलरली मेट्रोज एंड बिग सिटीज़ में कम है। तो उसकी वजह मुझे अभी तक मतलब क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों ऐसा है।
तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स वर वीक। एक्सपेक्टेशन इस सेकंड हाफ में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं किया है वो पिकअप हो जाएगा, बूस्ट होगा। ओके, वो बूस्ट होगा। तो सेकंड हाफ मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ से अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी अनस्पेंट गवर्नमेंट का पैसा है वो अभी 6 महीने में इतना पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब जो भी डेफिसिट है वो पूरा आप रिकवर ईयर एंड तक नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए ओवरऑल ये साल इफ यू लुक एट FY25 ओवर FY24 वो वीक ही रहेगा। ओके, ग्रोथ रहेगा बट शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ। सिंगल डिजिट ग्रोथ। उसके बाद में तो मेरा कहने का मतलब है कि सेकंड हाफ विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ, Okay. बट दिस ईयर एज अ होल विल बी स्लाइटली वीक। ओके, नेक्स्ट ईयर में दोबारा ग्रोथ रिकवर हो सकता है। तो वी मे गो बैक टू मिड टीन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हम जा सकते हैं। ओके। तो प्रोबेबली अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एंगल से देखूं तो जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए अगला 6 महीना बेटर है। इज दैट समथिंग दैट वी कैन से फॉर द लॉन्ग टर्म? अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगला 6 महीना, सिंस दी लेट्स से कि ग्रोथ इज ऑल्सो म्यूटेड और ग्रोथ विल बी लोअर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, तो अगला 6 महीना इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर देखा जाए इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? सो मार्केट तो करेक्ट हुआ है, तो उसके लिए जिसका भी टाइम हो वो टाइम होराइजन के ओवर डिपेंडेंट है। करेक्ट। तो इंडिया में वीकनेस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी के जो है वो बहुत बढ़िया है। ओके, जो अभी जो वीकनेस दिख रहा है ना वो स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है। ओके, मैंने 2 आपको रीजंस बताया कि वो तो दीज आर टेम्पररी रीजंस, इलेक्शन है अभी, तो इलेक्शन 5 साल के बाद आएंगे। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत अच्छा है। आपको पता है कि बैलेंस शीट बैंक्स का बहुत बढ़िया है। करेक्ट। काफी बढ़िया बैलेंस शीट कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है क्योंकि एक्सेस टू कैपिटल इक्विटी बहुत रेज किया है लोगों ने, और ओवरऑल अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट तो अपना अमेरिकन इकोनॉमी से भी बढ़िया है। ओके, उनका 6% है ऑफ जीडीपी, अपना 5% से भी कम होगा ये बार। हाँ। तो जो जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन समझो 3 से 5 साल है, उनके लिए नेक्स्ट 6 महीना भी बहुत बढ़िया टाइम है टू इन्वेस्ट। ओके, सुपर, थैंक यू। एंड सो अभी आपको नेक्स्ट 6 महीने के आसपास कोई इंडिया एक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं? एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि जो इलेक्शन रिलेटेड, आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जब भी बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी तभी बहुत क्वेश्चन मार्क थे कि अभी पॉलिसी मेकिंग में क्या होगा, बहुत चेंज होगा नहीं होगा एंड सो ऑन। और उसके लिए लोग बहुत डरे हुए थे कि जो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस थे उसके बाद में हरियाणा और महाराष्ट्र, करेक्ट, बाकी भी थे लेकिन ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट थे। तभी तो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी का तो बहुत बुरा हाल होगा असेंबली इलेक्शन में। हमने अभी देखा हरियाणा का तो बहुत टाइम हो गया, महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट अभी अभी आया है, तो उसमें बीजेपी इनफैक्ट एज इमर्ज स्ट्रॉन्गर देन एवर। ट्रू। तो वो जो डर था वो ट्रिगर हो सकता था कि गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, वो अभी नहीं होगा। तो इन अ वे आई वुड से कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स एंड आल्सो हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स हैज बीन अ पॉजिटिव ट्रिगर ओके, फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव। फ्रॉम पॉलिसी, ट्रू, कि यू टर्न करने की जरूरत नहीं है अभी। ये सही बात है कि जैसे महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत तो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे पॉलिटिशियंस को, कि पहले पूरा सप्लाई साइड पे ध्यान था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एटसेट्रा। अभी उसके साथ में आपको जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है सोसाइटी में, जैसे महाराष्ट्र में एक सक्सेसफुल मेजर था कि वो लाडली बहन जो एमपी का जो ये था स्कीम था, वो वहाँ पे रेप्लिकेट किया था महाराष्ट्र ने। ओके, तो वो सक्सेसफुल था। अभी ये आप रोल बैक कभी नहीं कर सकते हो। तो जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जाएगा, लेकिन उसके साथ में डिमांड क्रिएशन में भी जाएगा, क्योंकि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हाउस होल्ड्स है उनको आप कैश ट्रांसफर्स करते हो, तो उससे डिमांड भी तो बढ़ेगा इकोनॉमी का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ओके, उसके अलावा अभी नेक्स्ट 6 महीने में इंडिया स्पेसिफिक ऐसा कोई ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है कि नाउ वी आर बिजनेस एज यूजुअल। ओके ओके ओके, श्योर। सो अगले लेट्स से कि मैं 5 साल की बात करूं तो आपको कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक थीम इमर्ज हो रही है, जैसे कि कंजम्पशन एक थीम है या हेल्थ केयर एक थीम है, तो
प्रोबेबली नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए कोई थीम आपके दिमाग में है जो बहुत अच्छा करेगा, या कोई स्पेसिफिक सेक्टर से जो बहुत अच्छा करेगा? सी नेक्स्ट 3 to 5 years, जैसे मैंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो मेरे ख्याल से जब भी इकोनॉमी अच्छा करता है, समझो कि 6.5-7% ग्रोथ, तो धीरे धीरे एवरी सेक्टर विल डू वेल। ओके। लेकिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से हमेशा उसमें साइक्लिकलिटी रहती है, रोटेशन रहता है। रोटेशन तो रहेगा ही। तो मतलब वो तो आप यू कैन नॉट विश दैट अवे। Okay. बट मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिजनेसेस है, कैपिटल गुड्स, Okay. इंजीनियरिंग, आई थिंक दीज सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। ओके Okay. ओके And consumption also will do well, but within that, I would say कि consumer discretionary, they will probably do better. सो कंजम्पशन की अगर बात करें तो हाई टिकट कंजम्पशन इज समथिंग दैट यू थिंक इट विल डू गुड, या मिड टिकट कंजम्पशन टिकट दैट विल डू गुड? नहीं, अभी फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ओके, विल कंटिन्यू टू डू वेल। ओके। ऑटो या पैसेंजर कार्स देखो, उसमें साइक्लिकलिटी रहता है, क्योंकि उसमें जिस तरह से न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होता है उससे, तो वो जब समझो कि 10 साल में उसका ग्रोथ समझो हो रहा है 12% से, वो कभी 12% एवरी ईयर नहीं होगा, कभी 20% होगा, कभी 8% होगा। लेकिन आप 5 साल का देखते हो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में यू नो द एंटायर रेंज विल डू वेल। और उसमें एक थीम, जो आपने थीम की बात की, वो दैट थीम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, कि वो प्रीमियमाइजेशन की थीम है। ओके। और वो हर एक कैटेगरी में है प्रीमियमाइजेशन। जैसे कि कार्स, पैसेंजर कार में हमने देखा है कि अभी तो कोई छोटा गाड़ी लेता ही नहीं है, एसयूवीज, यूटिलिटी व्हीकल्स लेते हैं। एसी में भी जो महंगी चीज़ है, जो प्रीमियम चीज़ है, उसको डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू द बेसिक। वो कभी कभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि इंडिया जैसे कंट्री में तो बेस प्रोडक्ट अच्छा चलना चाहिए ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन प्रीमियमाइजेशन ये बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है एंड अक्रॉस द बोर्ड। ओके। तो मेरे ख्याल से यू नो बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स विल डू वेल। मार्केट में सिक्लिकलिटी रहेगा। ओके, इट विल बी ऑलवेज सिक्लिकल। सो जैसे कि रिसेंटली 2021 में हमने पर कैपिटा जीडीपी इंडिया में $2000 क्रॉस किया है, राइट? एंड कहीं ना कहीं हम पोस्ट कोविड देख रहे हैं, जैसे कि लग्जरी ट्रैवल हैज़ इंक्रीज, लग्जरी कार सेल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, या लग्जरी प्रोडक्ट का सेल्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। एंड प्रोबेबली इंडिया में हम ये पहली बार देख रहे हैं, बट आई एम श्योर आपने ग्लोबली इकोनॉमी भी स्टडी किया है, तो जैसे कि जहाँ जहाँ ग्लोबली ऐसा हुआ है, तो हाउ हैज़ बीन द ट्रेजेक्टरी अकॉर्डिंग टू यू, कि एक बार ये सेल्स इंक्रीज होता है, देन प्रोबेबली नेक्स्ट 5 ईयर इज हाउ इट इज़ यू नो इट इज़ हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट। तो प्रोबेबली इंडिया में भी हम शायद सोच सकते हैं 5 साल में ऐसा हो सकता है। करेक्ट। नो, तो हर एक इनकम लेवल पे नए नए प्रोडक्ट्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जैसे मैंने कहा कि प्रीमियमाइजेशन हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इनकम जब भी इकोनॉमी ग्रो करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसा है कि इकोनॉमी के सब सेक्शंस उससे बेनिफिट होनी चाहिए, ट्रिकल डाउन उसका होना चाहिए। तो वी विल हैव टू सी, गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स ट्राई कर ही रहा है, बट अभी ये ऑटोमेशन के ज़माने में और एआई के ज़माने में इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टू बेनिफिट दी मोर एंड मोर पीपल। ओके। तभी जाके डिमांड ग्रो होगा, मतलब अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा लोगों का। तो अभी ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट दिस ग्रोथ इज मोर इंक्लूसिव, कि सब सेक्शंस ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड आल्सो बेनिफिट्स। थोड़ा बहुत तो आप फॉर सस्टेनेंस गवर्नमेंट से पैसा यू नो हर महीने जैसे लाडली बहन जैसा, लेकिन उसमें डिस्क्रिशनरी तो नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए इनकम ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म कैसे वर्क होता है। ओके। दैट विल डिसाइड वेदर दैट ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट। ओके, थैंक यू। यूनियन म्यूचुअल फंड इज लॉन्चिंग एक्टिव मोमेंटम फंड राइट नाउ, एंड सो व्हाट आर योर थॉट्स? बिकॉज जब भी कोई कंपनी फंड लॉन्च करे, आई एम श्योर कुछ डीप उसमें आपका रिसर्च होता है, एंड खास करके जब मार्केट में अभी मोमेंटम थोड़ा सा फेड अवे हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी थोड़ा सा कम, जैसे हमने बात की FIA का एग्जिट भी हुआ है, एंड कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो हम थोड़ा कम दिख रहे हैं। सो गवर्नमेंट प्रोबेबली आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट एंड एवरीथिंग, आई थिंक गवर्नमेंट विल स्टार्ट अगेन कैपेक्स, तो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी बढ़ेगा,
एंड मोमेंटम जब इक्विटी मार्केट से फेड थोड़ा बहुत होता हुआ दिख रहा है, तो ये टाइम पे ये फंड लॉन्च करने का क्या आपका थॉट है, एंड इन्वेस्टर्स इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर फंड से? श्योर। तो ये एक्टिव मोमेंटम फंड जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, फर्स्टली आप मोमेंटम फैक्टर, दिस कम्स अंडर फैक्टर इन्वेस्टिंग। Okay. हमारे बाकी के फंड्स है उसमें हम फंडामेंटल्स स्टडी करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को मिलते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं और उससे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फंड है दैट कम्स अंडर फैक्टर इन्वेस्टिंग। और फैक्टर्स आपको मालूम होगा, बहुत सारे पैसिव फंड्स है ऐसे कि वैल्यू कैन बी वन फैक्टर, ग्रोथ करके एक फैक्टर है, मोमेंटम फैक्टर है। तो ये मोमेंटम इज नथिंग बट ब्रॉडली स्पीकिंग कि प्राइस एक्शन, what is doing well price wise will continue to do well. That is the underlying assumption, momentum. तो momentum factor आप लास्ट 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हर एक फैक्टर का, तो सिर्फ 3 साल 14 सालों में मोमेंटम फैक्टर का रिजल्ट, और ये मैं पैसिव मोमेंटम की बात कर रहा हूँ अभी, ओके, only 3 times it has been lower than the diversified market overall. ओके, तो मोमेंटम, ये सब फैक्टर्स में मोमेंटम हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल फैक्टर एंड मोस्ट परसिस्टेंट फैक्टर। उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। ओके, तो आप प्लॉट करेंगे कि ब्रॉडर मार्केट FY08 से अभी तक ब्रॉडर मार्केट ने करीबन 12% CAGR दिया है। करेक्ट, ट्रू। उसमें आप पैसिव मोमेंटम फैक्टर देखते हो तो उसका CAGR ऑलमोस्ट 19% है। तो आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा है। ओके, तो ये पैसिव मोमेंटम की बात हुई। दूसरी चीज़ आपने कहा कि मार्केट इटसेल्फ इज नॉट इन मोमेंटम। मार्केट तो करेक्ट हुआ है जैसा आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम जब भी मोमेंटम की बात करते हैं तभी हम लोग स्टॉक मोमेंटम की बात करते हैं। और हर एक मार्केट में रिलेटिव मोमेंटम इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग हमेशा जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं कि फ्लैट मार्केट में भी हमेशा ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं हु आर डूइंग मच बेटर देन द ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट। करेक्ट। डिक्लाइनिंग मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो इतने गिरते नहीं है जितने मार्केट गिरती है। तो हमारा फोकस यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे है। ओके, तो हर किसी भी मार्केट में फ्लैट, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग, देयर विल ऑलवेज बी स्टॉक्स व्हिच आर डूइंग बेटर देन द मार्केट। ओके। और हमारा जो हमने जो एल्गोरिथम डेवलप किया है, काफ़ी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। काफ़ी हद तक बैक टेस्टिंग हमने किया है हर तरह के मार्केट में ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके। तो उसका आप देखते हैं और हमारे प्रेजेंटेशन में भी है। जैसे मैंने कहा कि FY08 से लेके अभी तक पैसिव मोमेंटम स्ट्रैटेजी हैज़ डन बेटर देन ओवरऑल मार्केट। 12% के कंपैरिजन में 19%। हमारा बैक टेस्टिंग ऐसा दिखाता है कि ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका CAGR तो उससे भी बढ़िया है, करीबन 29% है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव बैक टेस्टिंग करके हमें लगता है कि हर तरह के मार्केट में ये वर्क करता है। कभी कभी नहीं करता है, जैसे कि मार्केट बहुत जोर से गिरता है, जैसे मार्च 2020 में हुआ था पैंडेमिक के टाइम में। उस फेज में ये स्ट्रैटेजी कुछ समय के लिए काम नहीं करेगी। ओके, ओके। लेकिन ओवरऑल आप देखते हो दैट देन इट डज वेरी वेल। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बैक टेस्टिंग एक्सटेंसिव करने के बाद कि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके। तो जैसे कि हम क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें 2 स्ट्रैटेजी रखते हैं, एक होता है कोर एंड एक होता है अपना सैटेलाइट। या तो कोर इज बेसिकली लेट्स से कि हम 80% तो कोर पोर्टफोलियो क्लाइंट का बनाते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट, आई कैन से दैट। एब्सोल्युटली ओके, करेक्ट। एंड जो मैं समझ रहा हूँ कि भले मार्केट से मोमेंटम फेड अवे हो रहा है या लिक्विडिटी कम हो रहा है, बट एट एनी पॉइंट इन टाइम स्टॉक्स में तो मोमेंटम कोई ना कोई स्टॉक्स में तो मोमेंटम होता ही होता है। एब्सोल्युटली। तो ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो हम कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने का प्लान कर रहे हैं? ओके। उसके पहले मैं आपको सिर्फ एक्टिव मोमेंटम स्ट्रैटेजी कंपेयर टू पैसिव उसका 2-3 फीचर्स बताता हूँ कि क्यों ये व्हाट मेक्स दिस स्ट्रैटेजी सुपीरियर गोइंग फॉरवर्ड। एक तो बैक टेस्टिंग में हम ये ऑब्वियसली नहीं कर पाए क्योंकि बैक टेस्टिंग जब भी आप करते हो तो भी आपको ऑलरेडी पता रहता है कि फ्यूचर में क्या होने उसके बाद। लेकिन एक्टिव में तो मैंने मतलब एक फ्रेज में मैं आप एक्सप्लेन करूँ, ये स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन्ड रूल बेस्ड बाइंग ओके एंड निम्बल सेलिंग। तो एक्टिव का क्या बात है कि नॉर्मली ये स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, आप रीबैलेंस करते हो पोर्टफोलियो और रीबैलेंसिंग के हिसाब से जो बेस्ट स्टॉक्स है मोमेंटम वाइज वो आप खरीदते हो,
बाकी स्टॉक आप बेच देते हैं। तो इसमें, और वो नॉर्मली जो पैसिव स्ट्रेटजीज है उसमें 6 महीने में एक बार रीबैलेंसिंग होता है। एग्जैक्टली हमारा रीबैलेंसिंग जो है दैट विल बी मोर फ्रिक्वेंट। हमने काफ़ी स्टडी किया था कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी से रीबैलेंस करना चाहिए, और वो करीबन 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार। तो अभी हम ऐसा करें कि एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर हम रीबैलेंसिंग करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो और फ्रिक्वेंटली करेंगे कि जैसे अभी ट्रम्प आने के बाद वंस ही अश्यूम्स ऑफिस, ही अनाउंसेस बिग मेजर्स कि उससे मार्केट का फैब्रिक चेंज होता है, तो हम तुरंत रीबैलेंस कर देंगे। क्योंकि बड़े चेंजेस के बाद ना द लीडर्स एंड लेगार्ड्स इन द मार्केट टेंड टू चेंजेस, तो वो इमीडिएटली पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ की पोर्टफोलियो में जो कंपनीज रहते हैं, एक्सीडेंट्स कभी कभी हो सकते हैं, रेगुलेटरी एक्शन होता है या कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो गया समझो, तो हम नेक्स्ट रीबैलेंसिंग तक रुकेंगे नहीं। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया हम तुरंत बेच देंगे वो स्टॉक। दैट विल ऑल्सो मेक इट सुपीरियर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्मली जो पैसिव स्ट्रेटेजी है उसमें कैश कॉल्स नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ हम 20% तक कैश कॉल ले सकते हैं। कि समझो कि हमें पता चला कि अभी कोई बहुत रिस्क बहुत ज़्यादा है, या मार्च 20 में जैसा हुआ था मार्केट पैंडेमिक, उस समय में हम 20% तक कैश में जा सकते हैं। तो हमारा विश्वास ये है कि ये एक्टिव मैनेजमेंट के वजह से इसका परफॉर्मेंस शायद और भी अच्छा हो जाए। नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से मिनिमम 30+ स्टॉक्स रहेंगे इसमें। इसका मतलब है कि कोई भी एक स्टॉक बहुत बड़ा नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि लिक्विडिटी के लिए हम हर एक बार जब भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, वी विल बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ऐसा है कि ये स्ट्रैटेजी में पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत होगा, चर्न बहुत होगा पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के बाद। तो इन्वेस्टर्स को रियलाइज्ड रिटर्न्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट बहुत स्मूथली कर पाए। एग्जैक्टली तो लिक्विडिटी का हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि समझो कि स्मॉल कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो जाता है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। सिमिलरली AUM बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ सकते हैं उसमें, बट मिनिमम 31 स्टॉक्स रहेंगे। और वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐड करना है कि ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त हम सिर्फ मोमेंटम पे ही ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे कि अरे बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है तो बैंकिंग के कुछ तो स्टॉक्स इसमें रहने चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल इम्पोज नहीं करेंगे। क्योंकि द होल ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट अल्गोरिथम एंड द रीबैलेंसिंग। तो उसमें हम और कंस्ट्रेंट्स इम्पोज नहीं करेंगे। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो या सेक्टोरल हो, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे, प्योर मोमेंटम। श्योर। तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स वन मोर क्वेश्चन हर्षल, कि एक तो होता है जनरल हमारा जो कोर पोर्टफोलियो 80% जो पोर्टफोलियो होता है, तो एक तो हम उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं एज अ कंपनी वाइल सिलेक्टिंग द स्टॉक, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आपने बोला कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर्स इम्पोज नहीं करूँगा, तो उसका मतलब ये है कि शायद ये कोई स्टॉक में मोमेंटम है, प्रोबेबली अर्निंग कम है, तो वैसा स्टॉक भी इसके अंदर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। लॉस मेकिंग कंपनी का भी स्टॉक आ सकता है इसमें। क्योंकि इसमें मोमेंटम एज अ फैक्ट, तो ये जो है ना, ये फंड मैनेज करते वक्त हम हमारा दूसरा हैट पहनेंगे। एक जैसा टेस्ट मैच है और T20 है, करेक्ट? तो हमारे बाकी के जो फंड्स है वो समझो आप टेस्ट मैच जैसे। तो उसमें हम, जैसे मैंने कहा कि हम मैनेजमेंट को मिलते हैं, हम बिजनेस बहुत डीप में स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर्स से बात करते हैं, टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अर्निंग्स कैसे ग्रो होंगे, वैल्यूएशंस क्या है। वेयरएज इस पे जो भी एक्टिव मोमेंटम का हैट पहनेंगे तभी मोमेंटम छोड़ के और कुछ नहीं देखेंगे। मैं जब भी मोमेंटम कहता हूँ तो ये ब्रॉड लेवल है। वी हैव मोमेंटम स्कोर्स की जिसमें हम मोमेंटम देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम देखते हैं, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग एक्टिव मोमेंटम, तो तभी और कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। जैसे मैंने कहा कि लॉस मेकिंग कंपनी हो तो भी आ सकता है। बट आप एक्टिवली उसको रीबैलेंस कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज गुड, बिकॉज अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, शायद अगर जैसे कि 3 महीने में आप रीबैलेंस कर रहे हो तो इट इज गुड, बिकॉज काफ़ी इंडस्ट्री में ऐसे फंड्स है जहाँ पे वो 6 महीने तक पैसिव फंड्स है तो उनका रीबैलेंसिंग 6 महीने में होता है। बट एज यू सेड कि थोड़ा सा ये आप एक्टिवली मैनेज करोगे, करेक्ट, तो आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। एब्सोल्युटली राइट। तो इंडिविजुअल एक्सीडेंट्स हर एक स्टॉक में जो हो सकता है, कभी भी हो सकता है,
और ब्रॉड इंसिडेंट्स फॉर द मार्केट, ये दो बड़े चीज हो गए ना, तो वी कैन अपॉर्चुनिस्टिकली रीबैलेंस मोर ऑफन। ओके, तो मैंने जैसे कहा शुरू में कि बाइंग इज वेरी डिसिप्लिन्ड। बाय डिसिप्लिन आई मीन कि जो हमारा मॉडल है उसमें रूल बेस्ड जो है, एंड निम्बल सेलिंग, दैट इज रियली गोइंग टू बी द की फैक्टर फॉर दिस फंड। ओके, गुड। सो हर्षद, आई थिंक मैं एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा आपको, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। सो यू आर अ वेटरन, यू हैव 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन दी कैपिटल मार्केट। आपने रिसर्च में काम किया हुआ है, आपने हेड ऑफ एक्विटी काम किया हुआ है, पिछले काफ़ी टाइम से आप 2 कंपनी में भी CIO है। तो व्हाट आर योर 3 key learnings as far as the retail investor in equity mutual fund is concerned? Okay, जो उनको ध्यान में रखना चाहिए while building up the portfolio? श्योर, आई थिंक एक चीज़ तो डेफिनेटली बहुत उसकी चर्चा होती है अबाउट वोलेटिलिटी, क्योंकि अब मार्केट में ना नॉइज़ बहुत है, और अभी इतने सारे टीवी चैनल्स आ गए हैं, लोगों के पास भी बहुत सारे एप्स है, न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट ऐसा लगता है, स्पेशली आप कोई बिजनेस चैनल देखते हो तो मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है कि वो नॉइज़ को आपको दूर रखना है। ओके, बिकॉज नॉइज़, और अभी ईज ऑफ एक्टिंग इतना हो गया है कि एक ज़माना था कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त या रिडीम करते वक्त फॉर्म भरना पड़ता था। एग्जैक्टली। तो देयर वाज अ टाइम लैग। तो आपको एडवाइजर शायद बताएगा कि नहीं ये गलत टाइम है। अभी आप क्लिक ऑफ अ बटन पे आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉइज़ आपको दूर रखना है। ओके, क्योंकि अदरवाइज वो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग नहीं आता है, और टेम्पटेशन टू एक्ट बहुत ज़्यादा है, वो आपको दूर रखना है, बिकॉज दैट कैन बी हजार्डस टू योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर फाइनेंशियल हेल्थ। दूसरी चीज़ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से भी लोग बहुत डरते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा सोचना चाहिए कि वोलेटिलिटी इज एक्चुअली माई फ्रेंड। ओके, पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर्स को इन अ कैटेगरी लाइक लेट्स से स्मॉल कैप, मिड कैप, कि जिसमें वोलेटिलिटी बिल्कुल हो सकती है, मंथ टू मंथ रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इफ़ यू चूज SIP देन वोलेटिलिटी एक्चुअली कैन बी योर फ्रेंड, इट वर्क्स फॉर यू। ओके, SIP सबको पता है, अभी इट हैज़ बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। 10-15 years ago you and me had to go and convince people कि SIP क्यों करना चाहिए, अभी सबको पता है। बट वोलेटाइल मार्केट में SIP एक्चुअली वर्क्स फॉर यू सो लॉन्ग एज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स आर गोइंग अप। सो मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी को निगेटिवली ना देखे, एंड थ्रू SIP यू कैन मेक इट योर फ्रेंड। ओके, you said 3. Yeah. I have to find a third one also. Third one, clearly I think many people don't think from a long term perspective. वो तो थियोरी में बोलते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, बट बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। मार्केट अक्टूबर में गिरने के बाद मेरे कई सारे दोस्तों ने, उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बहुत वरीड हो जाते हैं कि अरे मार्केट गिर गया। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, हमारे प्रेजेंटेशन में एक चार्ट भी होता है, लास्ट 40 years ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स। तो वो आप देखते हो तो 2-3 चीज़ आपको पता चलती है कि ओवरऑल रिटर्न्स जो सेंसेक्स के हैं करीबन 15 to 16% कंपाउंडेड ग्रोथ है ओवर 40 years। ट्रू। तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ है, दैट्स ऑलमोस्ट डबलिंग योर मनी इन 5 years। उस अदर थिंग इज बेस केस के प्रोबेबिलिटी के, आप मतलब हिस्टोरिकल देखोगे 7 out of 10 times और मोर देन 7 out of 10 times मार्केट हैज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स। ओके, 6-7 साल ऐसे है कि मार्केट हैज डिलीवर्ड मोर देन 60% रिटर्न इन 1 कैलेंडर ईयर। तो हमेशा मेरे ख्याल से वो पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएशन होता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को तो वेल्थ मतलब 3 to 5 years, पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बोलता है कि कम से कम 3 से, मैं तो बोलता हूँ कि यू शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ मच लॉन्गर पीरियड, 10 साल, 20 साल, 25 साल। इंटर जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन के लिए द लॉन्गर यू कीप द बेटर इट इज, मोर वेल्थ यू कैन क्रिएट। तो बहुत बार तो मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कहूँगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, यस यू शुड रिव्यू इट मे बी एटलीस्ट once a year और twice a year, लेकिन बार बार उसका कितना हो गया वो रोज रोज मत देखिए। क्योंकि आपको टेम्पटेशन होगा कि कुछ ना कुछ करूँ उसमें। तो इन अ वे आपने एक बार अच्छा सिलेक्शन कर लिया म्यूचुअल फंड्स का,
उसके बाद आप बार बार देखिए मत, रिव्यू बिल्कुल करिए कि कोई आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कहता है कि अरे इस पे अभी ये चेंज हो गया है तो इसके लिए वो ज़रूर आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन बार बार मत देखिए, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। वैसे ही छोड़, और इंटरजेनरेशनल वेल्थ क्रिएशन के लिए वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो तभी होगा कि जब आप बार बार उसको देखेंगे नहीं कि अभी आज कितना हो गया, कल कितना हो गया। Right. Right. So these right, are the right. 2-3 Okay. things that I Thank would you. share. Thank you very much. So, Harshad, thank you very much for accepting my invitation for the podcast, and wish you all the best for the fund launch. And thank you once again. Thanks a lot, and I really enjoyed the discussion, and thanks for inviting me. My pleasure. Thank you. My pleasure.